नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध में ईरान को समर्थन देने के मामले में चल रहे आपसी खींचतान की। एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बंद कमरे में डिनर करता है और डिनर की कीमत के रूप में अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन, एयर स्पेस और समुद्र का इराक के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे आता है और बतौर बोनस ट्रंप को शांति दूत बताते हुए उसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार की आधिकारिक सिफारिश भी कर देता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरी कैबिनेट अवाक हो अपनी बौनी औकात का रोना रोते रहते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा ने असेंबली में जनरल मुनीर को कहा कि आप ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस और समुद्र देने जा रहे हैं। इस पर विदेश मंत्री का कोई बयान भी नहीं आया है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका तो विदेश में फ्लैट है। पाकिस्तान में कोई मसला हुआ तो आप तो मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। ट्रंप के लिए मुनीर के नोबेल सिफारिश के तत्काल बाद जब ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जिन लोगों ने इसकी सिफारिश की उन्हें पछताना चाहिए और उन्हें माफी मांगना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार घोषित तौर पर ईरान का साथ दे रही है और अमेरिका के हमले का विरोध कर रही है, लेकिन मुनीर के बर्ताव के कारण पाकिस्तान को गद्दार बताया जा रहा है। मुनीर को गद्दार का यार बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुनीर के अमेरिकी डॉलर की मदद के कारण ही केवल ईरान के साथ गद्दारी की, बल्कि इसके पीछे इस्लाम और सिया सुन्नी के बीच की घृणा और विरोध की एक महत्वपूर्ण कारण है। पाकिस्तान सुन्नी बहुल इस्लामिक देश है तो ईरान सिया मुसलमानों का मुल्क है। ईरान को पाकिस्तान से, खासतौर पर पाकिस्तान की सेना प्रमुख मुनीर से इस गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। जिस ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर विश्वास कर यह बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ परमाणु हमला भी करेगा, उसी पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े और घातक हमले के खिलाफ अपनी जमीन और अपना समुद्र और अपना एयर स्पेस सब कुछ इस्तेमाल करने की छूट दे दी। तो वह अवाक और सदमे में है। मुनीर की गद्दारी से ईरान की पीठ पर जो घाव लगे हैं वो इतने गहरे हैं कि उसकी टीस ईरान के धार्मिक शासक अली खमैनी के दिल और चेहरे पर भी साफ महसूस की जा सकती है। केवल ईरान ही नहीं, मुनीर के इस गद्दारी और अमेरिका की तरफ बढ़ती उसकी नजदीकी से चीन भी खफा है और मौके का इंतजार कर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान को समर्थन देने वालों में केवल पाकिस्तान की सरकार और वहां की जनता ही नहीं है, बल्कि भारत में भी ऐसे लोग हैं और ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इस्लाम और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश की विदेश नीति को ही कुर्बान कर देने की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने अखबार में आर्टिकल लिखकर सरकार को इजराइल के खिलाफ ईरान का समर्थन देने की घोषणा करने की मांग की है और उन्होंने आर्टिकल लिखा है। फिल्म बाहुबली 2 की रिलीज के पहले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब जानने की जितनी जिज्ञासा लोगों में थी उससे ज्यादा जिज्ञासा और दिलचस्पी लोगों को यह जानने में है कि आखिर मुनीर ने अली खमैनी को धोखा क्यों दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक मुल्ले की तरह सोच रखने वाले जनरल आसिफ मुनीर ने चंद डॉलर की खातिर इस्लामिक एकता की कुर्बानी दे दी। क्या पाकिस्तान सहित सुन्नी बहुल इस्लामिक देश शिया बहुल ईरान को अमेरिका और इजराइल के रहम करम पर छोड़ देंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच सोनिया गांधी का सरकार से ईरान को समर्थन देने का सुझाव देना मुस्लिम तुष्टीकरण की क्या पराकाष्ठा है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस पे एक रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान का तर्क था कि भारत पाकिस्तान युद्ध को ट्रंप ने रुकवाया, इसीलिए वो शांति दूत हैं। मकसद साफ था, नोबेल की सिफारिश से ट्रंप को खुश करो और IMF और अमेरिका से कुछ डॉलर झटक लो। लेकिन इन सब के बीच शिया और सुन्नी के बीच चल रहा ऐतिहासिक युद्ध भी एक प्रमुख कारण है। सुन्नी मुनीर का शिया ईरान को धोखा देने का यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पर सुन्नियों ने शियाओं को धोखा दिया है। ये सिर्फ डॉलर वाली डील नहीं है, बल्कि इस्लामिक जिहाद वाली थ्योरी भी है।
यहाँ पर इस्लाम का असली चरित्र खुलकर सामने आ गया है और दुनिया ने साफ साफ देखा भी कि जो माँ की बात करते हैं वो असल सिर्फ दिखावा करते हैं। और एक दूसरे को नोबेल प्रस्ताव पर स्याही भी नहीं सूखी थी कि ट्रंप ने ईरान पर हमला बोल दिया और अब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज़ मुनीर का काम ना आया और जिस दिन सिफारिश की उसके 24 घंटे के भीतर ही ईरान पर बम की वर्षा कर दी अमेरिका ने। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे सुधीर सिंह जी है, विदेश मामलों के जानकार के तौर पे हमारे साथ रहेंगे सुदर्शन चक्रपाणी, ये भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, दिनेश डूमरा है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये मौलाना शहाबुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। और चर्चा की शुरुआत में विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी के साथ करना चाहूँगा। अगर मेरी आवाज़ पुष्कल जी आप तक पहुँच रही है तो जो सवाल हमने 2 दिन पहले भी आपसे शनिवार को भी इसी पे चर्चा कर रहे थे हम लोग और इसी को हम आज आगे भी बढ़ाएंगे कि मुनीर ने जो किया है इसको गद्दार कहा जा रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो जनता है वो ईरान के साथ नजर आ रही है और पाकिस्तान एक तरीके से घोषित तौर पे, आधिकारिक तौर पे जो है वो ईरान का समर्थन कर रहा है। लेकिन मुनीर ने जो किया है उसके लेकर के काफ़ी लोगों में, पाकिस्तान के भीतर भी और पूरे मुस्लिम मुल्क में भी जो है खिलाफ में जो है मुनीर के खिलाफ जो है एक माहौल बनता जा रहा है और उसे लोग ब्रूटस से उसकी तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूट्यूब ब्रूटस। क्या कहेंगे सर आप? जी देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि रणनीति, कूटनीति और सामरिक मामलों में जो दिखता है वो होता नहीं है और जैसा दिखता है अगर वैसा ही हो तो वो बेकार मामले हैं, वो रणनीतिक सामरिक मामले नहीं है। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान जो देश है वो पूरा का पूरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के आंगन में बंधे हुए धोबी के गधे जैसा है, मैंने पहले ही बताया। बिल्कुल। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो गधा आराम से खा रहा है, प्रश्रय पा रहा है, लगेगा अरे इसको तो बड़ा आराम है, लेकिन वास्तव में जो धोबी है उसकी इंटेंशन इतनी है कि इस पे कपड़े लादने, 4 लाठी मारनी और दोहन करना है। रही बात गद्दारी की, तो गद्दारी देखिए, ये गद्दारी इसको कह रहे हैं लोग, लेकिन ये मसला शिया सुन्नी वाला भी है, ये मसला पैसे वाला भी है और ये मसला इस्लामिक बॉम्ब वाला भी है। 1970 में जो भुट्टो साहब ने बोल दिया था कि इस्लामिक बॉम्ब बनाना जरूरी है पाकिस्तान को, जिससे भारत, इजराइल और काफिर देशों को रोका जा सके। 1977-78 में भी वहां पर यह आधिकारिक बयान सरकार ने जारी किए कि हमारा बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब होगा। हालांकि बाद में पूरे वर्ल्ड ने, पूरी उम्मत ने उसको इस्लामिक बम मान लिया, पाकिस्तान के इस बम को। सबने सोचा कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में अटैक होगा तो ये न्यूक्लियर बम दगेगा। तो वो क्यों चाहेगा कि कोई शिया देश परमाणु संपन्न बन जाए? ठीक है, तो वो बिल्कुल एक ये राइवलरी भी है, प्लस उसको काम करने में डॉलर भी मिल रहे हैं। ये बताइए कौन से डॉलर इमाम हुसैन साहब के साथ गद्दारी करने के लिए कौन से डॉलर मिले थे? कोई नहीं मिले थे। यहां तो शियाओं को खत्म करने के लिए, उनके देश को खत्म करने के लिए, ईरान जैसे देश को प्रोग्रेस को रोकने के लिए, उसको परमाणु बम ना बना पाए, हार्मुज स्ट्रेट पे कब्जा उसका ना रहे, उसकी ऑयल फील्ड्स पे दूसरे देशों का कब्जा हो जाए, उन देशों का पतन हो जाए, इसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं पाकिस्तान को। तो वो क्यों नहीं करेगा ऐसा? वो बिल्कुल ऐसा कर रहा है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये समझने वाली बात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर 2 अपने हब सेंटर बनाए मिलिट्री के। एक है चकलाला बेस, जिसे नूरियार खान हम नाम से जानते हैं। ये मैसिव ट्रांसपोर्ट बेस है जिसको भारत ने ध्वस्त कर दिया था, इसीलिए ट्रंप खिसियाए हुए थे। और दूसरा बेस है जिसके बारे में जनता नहीं जानती, लोग नहीं जानते, वो बेस है शमशी बेस, जो बलूचिस्तान में है। और वो शमशी बेस में CIA बेस्ड रॉकेट्स एंड ड्रोन्स एंड मिसाइल का सिस्टम है, जो सिर्फ ईरान से 100 किलोमीटर दूर है। यानी कि पाकिस्तान की धरती को अमेरिका एंटी ईरान इस्तेमाल करने के लिए पहले से यूज कर रहा है। और इराक वॉर के बाद से वो समझ गया कि सीधे लड़ाई करना ठीक नहीं है, इसलिए इजराइल के कंधे पे बंदूक रख करके वो चला रहा है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो तो बिल्कुल शिया सुन्नी वाली भी भावना है ही इसमें। अब देखिए मैं आपको बताऊं, शिया देशी आप देख लीजिए, इराक ने बोला है कि हाँ मैं साथ दूंगा। उसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह है, सिर्फ बोल रहा है, करा कुछ नहीं। इराक ने भी कोई संधि नहीं करी है ईरान के साथ मिलिट्री की। बहरीन तो बोल भी नहीं रहा, सरकार मौन है, शियाओं का देश है, वो बोल भी नहीं रहा, अमेरिका के साथ खड़ा है। यमन हूती विद्रोही कुछ बोल रहे हैं, उनके बस का कुछ नहीं, वो मच्छर समान है। सीरिया की सरकार सिर्फ कह रही है कि साहब हम बस मध्यस्थता करेंगे। अजरबैजान, शिया इतने ज्यादा हैं लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुर्की और इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। तो सुन्नी लीडरशिप है
वो ये सोच रही है, वर्ल्ड की लीडरशिप की बात है ना, भारत की ये सुन्नी उन्नी ये कोई लीडर नहीं, इनको कोई नहीं पूछता इंटरनेशनल डायस्पोरा में। तो जो वर्ल्ड की सुन्नी लीडरशिप है वो ये सोच रही है कि भाई जब शिया देश ही साथ नहीं दे रहे तो हम क्यों मरे। अब जनता तो भोली भाली है, जैसे भारत की जनता है वैसे सब जगह की जनता है, जनता भले ही मांग करे, लेकिन जो कॉन्क्रीट स्टेप्स होते हैं वो किसी भी शिया देश ने भी नहीं लिए। सुन्नी देश तो खड़े हैं अमेरिका के साथ, तो पाकिस्तान के लिए तो बढ़िया है, वो तो गधा है ही धोबी का। वो यूएन में बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छे से। मैं सीधा अभी सुधीर सिंह जी के पास जाऊंगा। सुधीर सिंह जी, आपने पिछले डिबेट में आपने कहा था कि चीन जो है वो अमेरिका के साथ जाने पे इसी तरीके से बौखला है जैसे एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के साथ जाते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जाते हुए देख करके ये करता है। अभी जो जिस तरीके से हाल है और लगातार सोशल मीडिया और जो पाकिस्तान के भीतर जो संसद है वहाँ पर भी ये चीज़ कही जा रही है कि मुनीर ने जो है वो गद्दारी की है और इसकी सज़ा जो है शायद जो है पाकिस्तान को भुगतनी पड़े। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के भीतर में सरकार और सेना के बीच में अलगाव तो है, लेकिन इस मुद्दे पे भी क्या सेना सरकार को समझा नहीं पाई है कि भाई हम अगर उसके साथ डॉलर के लिए कर रहे हैं तो वो देश में ही डॉलर आ रहा है ना? देखिए मुकेश जी, पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच दरार होने का कोई सवाल ही नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो सेना के सामने उसकी हालत सीनियर सेक्शन ऑफिसर जैसी भी नहीं है। प्रधानमंत्री की हालत आर्मी चीफ के सामने। आपने दुनिया में कहीं देखा है कि कोई भी विजिटिंग राष्ट्रपति आता है तो प्रधानमंत्री के साथ सेना प्रमुख भी बैठता है? कहीं देखा है? छोटे से देश नेपाल में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इसलिए होता है कि सेना हर मंच से यह संदेश देती है कि असली मालिक वही है। हमारे द्विवेदी जी ने इस बात को रेखांकित किया कि पाकिस्तान एक रेंटिंग स्टेट है, किराए का टट्टू है, तो जो उसको किराया देगा उधर वो जाएगा, उसको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। शिया सुन्नी का जो मसला है वो अपने आप में एक अलग मसला है। अगर ईरान पर अमेरिका फुल ब्लोन वॉर करता है, पाकिस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा भड़केगी। शिया भी काफी संख्या में पाकिस्तान में है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल यह है कि चीन, जैसा हमने कहा था कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के पाले में फिर से जाता हुआ दिखेगा तो सबसे ज्यादा दर्द चीन को होगा, जो एक गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड जो है उसके सामने गर्लफ्रेंड दूसरे की तरफ जाती है तो उसके सीने में जो जख्म होता है वो ऐसा ही जख्म जो है चीन के सीने में पाकिस्तान को अमेरिकी खेमे में जाते हुए होगा। मुनीर ने ट्रंप साहब के साथ नाश्ता किया। ट्रंप साहब जो है व्यापारी हैं, फ्री में कोई पानी भी नहीं पिलाते तो उनका अपना कैलकुलेशन है। उन्होंने उस लाइन पे मुनीर को बात की और मुनीर ने रजामंदी दी, 100% रजामंदी दी है। जिस भी स्थिति में बात हुई है उसमें मुनीर कायम रहेगा, क्योंकि अमेरिका को आप देखिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो सीधा संवाद करता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स। पाकिस्तान के जितने आर्मी चीफ हैं वो कभी भी सीधे राष्ट्रपति अमेरिका से नहीं मिले बिल्कुल डेलीगेशन में मिले हैं। तो मुनीर पहला राष्ट्रपति ऐसा बना है। ये पाकिस्तान के अखबार डॉन में कल बहुत बड़ा न्यूज के तौर पर छपा। तो इसके इंप्लीकेशंस हैं। मैं द्विवेदी जी के बात से मोटा मोटी सहमत हूं कि पाकिस्तान चाहेगा कि ईरान बर्बाद हो जाए, सऊदी अरब चाहेगा कि ईरान बर्बाद हो जाए, यूनाइटेड अरब अमीरात चाहेगा कि ईरान बर्बाद हो जाए, और मैं आपको बताऊं चीन भी मोटा मोटी चाहेगा कि ईरान बर्बाद हो जाए। वो चीजें गर्म में है, अभी चीजें निकलेंगी, चूंकि बयानवीर की बात हो रही है। किसी ने बीटो तो नहीं किया यूएन जैसे, बिल्कुल किसी ने नहीं किया, मतलब भी नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन जी भी हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे हैं। मैं जरा इनकी बात सुनना चाहता हूं दर्शकों को भी कि ये क्या सोचते हैं। क्या शहाबुद्दीन साहब, क्या आपको लगता है कि जो बातें सुधीर सिंह जी कह रहे हैं, जो बात हमारे पुष्कल जी कह रहे हैं वो सही है? क्या इस्लाम के नाम पर ये यूनिटी कभी नहीं बनेगी? ईरान को इसी तरीके से इजराइल और अमेरिका के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा? नहीं मोहतरम, ऐसा नहीं है जी। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो खास तौर पर मुस्लिम दुनिया के लिए शिया सुन्नी की सूरत हाल नहीं है, और शिया सुन्नी की जिस तरीके से तफरीक समझ रहे हैं ऐसा सुन्नी और ऐसा शिया नहीं समझते हैं। और इस वक्त जो अरब ममालिक की बात की, जो सुन्नी है और जो शिया ममालिक हैं उनकी जो बात कर रहे हैं वहां भी ऐसा नहीं है। देखिए दो तरह के दो कैटेगरियां हैं। एक नहज है
एक तरीका है जो हुक्मरान तबका है उसकी सोच और उसकी फिक्र है, और दूसरा है दूसरी अवाम है, और अवाम की सोच और फिक्र जो है वो बिल्कुल अलग है। ऐसे ही हर जगह की कमोबेश यही सूरत हाल है, और अवाम जो है कुछ सोचती है और हुक्मरान अपने मफाद को सोचते हैं, अपना लक्ष्य देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, तो उस अपने मफाद के लिए हुक्मरान तबका काम करता है। जैसे कि अभी आपने पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर की मिसाल दी और अमेरिका की मिसाल दी, तो बेशक ये बात सही है कि ये दोनों आका और गुलाम का फर्क है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए आका है, और पाकिस्तान जो है वो गुलाम है अमेरिका के लिए, और अमेरिका पाकिस्तान के लिए आका है। तो ये दोनों आका गुलाम का फर्क है। मगर ये भी बात समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान अपनी बेस, अपनी सरजमीन अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए देता है ईरान के लिए, कि अमेरिका वहां बैठ करके ईरान पर हमला करे, तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी सोच तो हो सकती है, और वो इस तरह सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं, क्योंकि उनको डॉलर चाहिए, उनको मफाद चाहिए, अपना स्वार्थ उनका चाहिए। मगर वहां की आवाम इस बात को कबूल नहीं करेगी, और वो हश्र कर देगी शहबाज शरीफ का और आसिफ मुनीर का, कि जिस तरीके से श्रीलंका में वहां की पब्लिक ने वहां के प्रधानमंत्री के साथ में किया था। वहां तो 4-6 दिन का टाइम लग गया था, मगर पाकिस्तान में 4-6 दिन का टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का तख्ता पलट जाएगा, और वहां की आवाम पार्लियामेंट में घुस करके खुद कब्जा कर लेगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस। ऐसा तो कर दिया ना, ऐसा तो कर दिया अमेरिका ने तो कर दिया, पाकिस्तान की सरजमीन से उसका इस्तेमाल भी किया। तो अब कहा, तो पाकिस्तान की जनता तो वैसे ही है, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रही है केवल। अभी इस्तेमाल में नहीं आया है, इस्तेमाल करने की प्लानिंग है कि आइंदा अगर बात पड़ती है, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, तलाबी पर, यरूशलेम है, हाइफा है, तकरीबन 14 शहरों को जो है तहस नहस कर दिया और बिल्डिंगें गिरा दी, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया इजराइल को। अगर उसके बाद में अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया, फिर ईरान ने भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अब अगर आइंदा ये जवाबी कार्रवाई, जवाबुल जवाब बढ़ता है और पाकिस्तान की जमीन को अमेरिका इस्तेमाल करता है, तो जरूर वहां तख्ता पलट हो जाएगा और अफरा तफरी मच जाएगी, और पाकिस्तान हो सकता है उसके टुकड़े भी हो जाएं, पाकिस्तान टूट भी जाए, क्योंकि वहां पर बरसरे इख्तिदार लोगों का अलग सोचना होता है और जर्नल लोगों का सोचना अलग होता है। फौज जो है वो बालादस्ती चाहती है, वो चाहती है हर एक शख्स पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक स्टेट में हमारी बालादस्ती रहे। यहीं से टकराव शुरू होता है। तो दोनों का जो कहना है, अमेरिका अगर हाँ कहता है तो उसको ना हम समझते हैं, और हाँ कहता है, ना कहता है तो हम उसको हाँ समझते हैं। यही सिचुएशन पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान भी दोगला मुल्क है और वो भी गद्दार मुल्क है, वो अपने लोगों के साथ वफादार नहीं है। देखिए कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वहां के लोगों की सूरत हाल देख लीजिए। बलूचिस्तान में सूरत हाल देख लीजिए, वहां खुद वो अपने लोगों पर फौजी कार्रवाई करता है, नौजवान लोगों को गायब कर देता है, अपहरण कर लेता है। सरहद पर देख लीजिए, जो सरहदी इलाका है, सरहद सूबा, वहां पे सूरत हाल देख लीजिए, वो खुद अपने लोगों पर जो है वो जुल्म ज्यादती करता है, गद्दारी करता है। मुनीर का जो अमेरिका के कार्रवाई का जो समर्थन है वो सिया सुन्नी के कारण नहीं है, आप ये कह रहे हैं मोटा मोटी। सिया सुन्नी जो है उस तरीके का मसला नहीं है, सिया सुन्नी का इसमें कोई फैक्टर नहीं है। पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो ईरान के साथ में खड़ी है, और ईरान के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका एक एक करके तो पुष्कल जी ने बता दिया कि कोई साथ नहीं है। पुष्कल जी ने तो एक एक करके गिना दिया कि कोई साथ में नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई साथ में। चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक बार चक्रपाणी जी गिना रहा हूं। देखिए कतर का बयान आ गया है, कुवैत का बयान। अरे बयानबाजी से क्या होता है सर? सोशल मीडिया पे समर्थन कर दीजिए आप भी। सोशल मीडिया पे समर्थन करने से, बयानबाजी करने से क्या होता है? खुल के कह दिया है। उन्होंने तो कहा भाई केवल बयानबाजी कर रहे हैं, कोई आकर के अपनी सेना तो भेजे, कोई जाकर के अपना टैंक, अपना मिसाइल तो भेजे, उनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार तो हो जाए, तब तो लगे जब आप समर्थन कर रहे हैं। वरना सोशल मीडिया पे समर्थन करें, बयानबाजी करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि सिया सुन्नी का मसला नहीं है? इस्लाम के नाम पर जो है मुस्लिम देश एक है और ईरान के पक्ष में एक साथ खड़ा हो जाएगा, वो बयानबाजी से आगे भी बात बढ़ेगी? मुकेश जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, और सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। नमस्कार।
देखिए, ये दो तरीकों से इसको पूरे के पूरे मसले को देखना चाहिए। एक, डेफिनेटली ये रिलीजियस मसला है, ये मत भूलिए। शुरू से लेके आज तक, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो या वो ईरान रहा हो, इन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। ये चाहते हैं खास करके ईरान कि वो सबसे पहले इजराइल को नष्ट कर दे और उसके बाद यूएस को, और रोज धमकी देते हैं। और इन्होंने अपनी धमकियों को पूरी करने के लिए 3H प्रोड्यूस किए थे, तैयार किए थे, हिजबुल्लाह, हुती और हमास। बिल्कुल ठीक है, ये तो किया उन्होंने। ठीक है, अब आप ये आइए कि इसमें ये इस्लामी देश साथ हैं। भाई, इस्लामी देशों में एकता कब थी कि आज होगी? इन्होंने इस्लामी देशों में कभी एकता नहीं थी। इस्लामी देश से लोग भागते हैं तो कहां जाते हैं? यूरोप, अमेरिका। लेकिन किसी इस्लामी देश ने कभी उनको पनाह दी है? कभी नहीं दी है। क्यों ना दी? उनके पास पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। जमीन की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो इस्लामी यूनिटी का ना भ्रम निकाल दीजिए। अब आया दूसरी बात, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट हमेशा सर्वप्रिय रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट यूएस का क्या है? इंश्योर करना कि एक इस्लामिक बॉम्ब कभी तैयार ना हो। नंबर 2, यूएस चाहता है कि मैं हमेशा नंबर 1 रहूं और मेरे आसपास कोई और ना आए, और इसमें चीन चाहता है कि वो नंबर 1 बन जाए, तो चीन के खिलाफ यूएस को खड़ा होना ही है। ये आप मान के चलिए, एक ग्रेट गेम चल रहा है यूएस और चीन के बीच में, और आज उसकी जो रणभूमि है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का हकीकत आप देखिए क्या है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान एक हीरा मंडी है। पाकिस्तान के पास यूएस है जो है वो उसको पैसे देता है। क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ रहे, क्योंकि उसको इस्लामी बॉम्ब जो ईरान में सबसे करीब है उसको कंट्रोल करना है, उसको नष्ट करना है। तो यूएस को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को उसने क्या लुभाया? पहले बोला आईएमएफ से लोन दे रहा हूं मैं, फिर वर्ल्ड बैंक से 40 बिलियन दिया, और फिर उसने कहा कि आप हमारे साथ हो जाते हैं तो हम आपको रिकोडेक में माइनिंग कराएंगे, सैंडेक में माइनिंग कराएंगे, क्रिप्टो करेंसी में करेंगे। तो यूएस तो उसको एक तरफ से ये दे रहा है, दूसरी तरफ से धमकी देता है कि देखिए FATF का जो है मीटिंग होने वाली है अगस्त के महीने में, अगर आपने हमारे साथ नहीं दिया तो FATF आपको ग्रे लिस्ट में ले जाएगा। FATF अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो ये सारे पैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो आ रहे हैं ये गए। ये आ गया यूएस का खेल। अब आप देखिए रशिया का खेल। रशिया ने ईरान के साथ संधि की थी, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है, उसके फोकस यूक्रेन है। बिल्कुल 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 ठीक है चक्रपाणी जी। अब जो है एक चर्चा और भी आगे भी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो इस बात की चर्चा होगी कि क्या ईरान में जो इतने हमले हो रहे हैं, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन भी होगा? सुधीर सिंह जी से मैं ये सवाल ब्रेक के बाद से लूंगा कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है? क्या जो रूस ने जो संकेत दिए, क्या उससे ये कहा जा सकता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करके ही इन चीज़ों का अंत किया जाएगा? बयान आए हैं अभी कल से लेकर के आज तक जो एक तरीके से संकेत दे रहा है कि शायद जो है इस युद्ध का अंत जो है सत्ता परिवर्तन पर जाकर के ही हो। एक तो पहला बयान जो विदेश मंत्री ईरान के जो गए थे, पुतिन से जो बात की, उन्होंने कहा है कि ईरान की जो जनता है वो उन्हें पदच्युत कर सकती है, वो अपना सत्ता परिवर्तन कर सकती है। और उसके बाद इजराइल के जो नेतन्याहू की पत्नी का एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि उनकी लड़ाई जो है ईरान की जनता के साथ नहीं है, बल्कि ईरान की तानाशाह सरकार के साथ है। इसका क्या मायने, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए सत्ता, किससे सवाल था ये? जी ये सुधीर सिंह जी बोल रहे हैं जी। सत्ता परिवर्तन जो है वो एक लक्ष्य तो है अमेरिका और इजराइल का जी। इस संबंध में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान और बहुत पहले जारी किया था। इवन जो उनके विदेश मंत्री हैं रूबियो साहब, उन्होंने भी दिया था। और नेतन्याहू जी ने तो बड़ा क्लियरली कहा है ये बात कि सत्ता पर हम ईरान के लोगों के दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह से चीजें अनफोल्ड हो रही है, देखिए ईरान को डिप्लोमेसी करने नहीं आता है।
अभी पूरे दुनिया का जनमानस अमेरिका के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है कि भाई गलत किया आपने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवमानना करी। बिल्कुल। लेकिन ईरान इसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहा है और लोगों के भुना विश्वास नहीं को पा खो रहा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उससे क्या है कि अमेरिका और इजराइल को बहाना मिल रहा है। निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन अमेरिका और इजराइल का चरम लक्ष्य है। आज इस संदर्भ में आपको मैं संज्ञान में लाऊं कि रजा शाह पहलवी जो पहले के रूलर थे 79 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले, उनके पुत्र का आज बयान आया है। बिल्कुल। और उन्होंने जनता, ईरान की जनता से आह्वान किया है कि ब्लडशेड से अगर बचना है तो आराम से इनको जो अपने सुप्रीम लीडर हैं इनको विदा करो और डेमोक्रेटिक चेंज लाओ। तो वो एक अपील है, एक अल्टरनेटिव लीडर भी इनके साथ खड़ा है। देखिए मुकेश जी, जो सीरिया में हुआ जी, कितनी साल लड़ाई चली, 2011 से लड़ाई चल रही थी। बिल्कुल। 2024 में अचानक राष्ट्रपति असद भाग गए मास्को। तो इस तरह से सत्ता परिवर्तन होने में बहुत ब्लडशेड हुआ, बहुत खर्च हुआ, बहुत तनाव हुआ। तो अमेरिका ने अब ईरान का सत्ता परिवर्तन करने का एक नया तरीका इजाद किया है और ये चीजें बॉयल हो रही थी बहुत दिनों से और वो अब लगभग पकने वाला है। तो सत्ता परिवर्तन इनका चरम लक्ष्य है। किस तरह से चीन और रूस विरोध करते हैं, उस तेल की धार को देख करके अमेरिका ये तय करेगा कि सत्ता परिवर्तन किस तरह से ईरान में की जाए। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि सॉल्यूशन वही, पुष्कल जी से भी मेरा यही सवाल है। पुष्कल जी, क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र सॉल्यूशन है? इसके लिए जो सुधीर सिंह जी कह रहे हैं कि चीन और रूस की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो होना ही होना अवश्यंभावी है। समस्या ये है कि सत्ता परिवर्तन से रूस को क्या नुकसान है, रूस क्यों ऐसा बयान दे रहा है, हमको ये समझना चाहिए। देखिए, रूस पूरी तरीके से खामेनी को अपने प्रभाव में रखे हुए है और इसीलिए वो साथ देने की बात कर रहा है और साथ देने के बयान दे रहा है। लेकिन जनवरी 2025 में रूस और ईरान के बीच अगले 20 सालों के लिए एक संधि हुई जिसमें बहुत सारे विषय जोड़े गए। उसमें ईरान ने जब कहा कि म्यूचुअल डिफेंस की भी क्लॉज डाल दो कि अगर हम पे कोई हमला करता है तो तुम बचाओगे, उसके लिए मना कर दिया रूस ने और फाइनली उस क्लॉज के बिना वो संधि साइन हुई। तो रूस, देखिए, रूस कभी नहीं चाहेगा कि ये खामनेई जाए वहां से, क्योंकि खामनेई के साथ उसके पूरे हित बढ़े हुए हैं और वो ये जानता है कि अब सत्ता परिवर्तन होगा तो जो भी नेतृत्व आएगा वो प्रो अमेरिकी आएगा, तो रूस को इसमें भी नुकसान है। तो मुझे लगता है कि रूस का पहला ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि खामनेई ही मान जाए, क्योंकि देखिए डैमेज हो चुका है। ऑब्जेक्टिव जो थे उसमें से ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने का लगभग पूरा हो चुका है। ऑयल पे कंट्रोल, हार्मुज जो स्ट्रेट है उस पे कंट्रोल, उसके लिए ट्रीटीज होंगी। तो रूस ये चाहेगा कि अब डिप्लोमेटिकली खामनेई के रहते हुए ही, सत्ता पे रहते हुए ही ये मसला हल हो जाए। तो मुझे लगता है अगर रूस की बात खामनेई मान लेते हैं तब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, वरना रूस रोक नहीं पाएगा सत्ता परिवर्तन को किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल सही कहा, रोक नहीं पाएगा। शाहबुद्दीन जी के पास में जाए। शाहबुद्दीन जी, क्या आपको लगता है कि जो ईरान में जो शासन है वो एक तरीके से कहिए शरीयत का शासन है, तो जो शरीयत के शासन को बदलने की बात चल रही है, इससे इस्लामिक वर्ल्ड किस तरीके से लेगा? क्या ठीक है अगर वो खमेनी मान जाते हैं तो उनको रखना, या वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना और ईरान को फिर से पर्सिया की तरफ ले जाना? क्या कहेंगे आप? देखिए मोहतरम, ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं होगी, सत्ता परिवर्तन वहाँ नहीं होगा। वहाँ मौलाना आयतुल्लाह अली खामनाई की पकड़ है, मजबूत है। वहाँ की आवाम उनको चाहती है और उनको मानती है, उनको सियासी रहनुमा भी मानती है और उनको रूहानी और मजहबी पेशवा भी मानती है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं रजा शाह पहलवी के बेटे की, तो उनकी वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। जब से वो भागे हैं, फरार हुए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक कभी वो ईरान नहीं गए, ईरान जा भी नहीं सकते हैं। जिस दिन भी ईरान वो जाएंगे तो उस दिन वहाँ ईरान में नहीं बल्कि ईरान की जेल में होंगे। उनकी वहाँ कोई हैसियत नहीं है, उनके वहाँ कोई विकार, कोई अजमत नहीं है। उनको बुरी नज़रों से ईरान की आवाम देखती है। वहाँ आवाम पे अगर पकड़ है, मजबूत पकड़ है, तो मौलाना आयतुल्लाह अली खामनाई की है। तो इसलिए सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। ये खाम ख्याली है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा।
और जो न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं कि वहां इतना हमले में इतना नुकसान हुआ, खुद दुनिया की जो है मीडिया दिखा रही है कि न्यूक्लियर जो है वो 48 घंटा पहले वहां से हटा लिया था ईरान ने। ईरान को पता था कि अमेरिका हमला करेगा, इसलिए उसने हटा लिया था और वहां कोई भी हटा के कहाँ ले जाएगा सर? थोड़ा बहुत पूरे आसमान, ईरान के पूरे आसमान पे अमेरिका का, इजराइल का कब्जा है, हटा के कहाँ ले जाएगा? सब चीज मॉनिटरिंग होती है सर, इसलिए इतनी आसानी से कहते हैं कि हटा के कहाँ ले जाएगा? अमेरिका लेके थोड़ी छुपा देगा वो। दुनिया की पूरी दुनिया की मीडिया चीख के कह रही है, यहाँ अल जजीरा तक जो है इंटरनेशनल चैनल है वो कह रहा है, तो अब उसकी माने या फिर गोदी मीडिया की माने। गोदी मीडिया जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, CNN जो है वो अमेरिका की गोदी मीडिया है, और इसी तरीके से और भी गोदी मीडिया है। तो जो अल जजीरा कह रहा है वो बिल्कुल सटीक बात कह रहा है। तो ईरान ने इस बात को भी कहा है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी ट्वीट करके, वहां की वजीर दिफा ने और खारजा जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात को कहा है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। मगर ये बात दिखाने के लिए आप नहीं दिखा सकते। चक्रपाणी जी दोनों जवाब देने के लिए ईरान ने कितना नुकसान किया, क्या इजराइल में कितनी तबाही मची है, ये आप नहीं दिखा रहे हैं, इसकी भी तो बात करिए आप। मौलाना साहब सुनिए, आप तो हमारे पड़ोसी हैं और आप बड़े अमन पसंद हैं, आप अमन पसंद आदमी हैं। मैं अमन पसंद आदमी नहीं हूं। पड़ोसी नहीं, मैं आपके घर का हूँ, पड़ोसी नहीं, घर का हूँ मैं। हाँ मैं जानता हूँ, और आप अमन पसंद आदमी, आप बहुत सीधे साधे भोले भाले इंसान, मैं जानता हूँ। और मैं अमन पसंद आदमी नहीं हूँ, मैं लड़ाई का आदमी हूँ। तो मैं आपको बताऊं, ये लड़ाइयाँ ऐसे नहीं लड़ी जाती हैं। जो चीजें दी जा रही हैं, आपने जैसे पहले बोला कि पाकिस्तान के अंदर के बेस से अगर ईरान पे अटैक करता है अमेरिका तो अवाम खिलाफ हो जाएगी, बात सही है। लेकिन अवाम को पता कैसे चलेगा? जब इस तरह के अटैक होते हैं ड्रोन के, मिसाइल के, तो आवाम नहीं जान पाती है। सिर्फ दुनिया में 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास वो सैटेलाइट ताकत है जो जान सके, जिसमें चीन है, अमेरिका है, भारत है, फ्रांस है और रशिया है। तो वो चीजें नहीं जाएंगी मौलाना साहब बाहर। दूसरी बात, जो आपके पास जो समाचार आ रहे हैं वो समाचार गलत हैं। जो 14 बम दागे गए हैं कल, वो 14 बम में से एक बम वो 13,600 kg हाई एक्सप्लोजिव लेके जाता है। AK-47 की गोली में 2 ग्राम एक्सप्लोजिव होता है, वो भी लो कम्बेस्टिबिलिटी का, और इसमें 13,600 इंटू 14 बम वो डाले गए हैं जो 200 मीटर अंदर जाकर के करते हैं। अब तेहरान के अंदर से 1 लाख लोग बाहर जा चुके हैं, तेहरान का इंटरनेट बंद है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे शिया भाई ना जाएं, मतलब इस दुनिया से, वहां वाले ईरान वाले शिया भाई सेफ रहें, लेकिन ऐसा नहीं है मौलाना साहब। आप लोगों तक जो खबरें आती हैं वो खबरें एक फिल्टर के तहत आती हैं, लेकिन लड़ाई जब होती है, बिल्कुल, यानी तेहरान से तो खबर नहीं आ रही, क्योंकि तेहरान में तो इंटरनेट ही बंद है, वहां से कोई चीजें बाहर नहीं आ रही। और जिस तरह की वेपनरी यूज हुई है उससे पता चल जा रहा है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ मौलाना साहब वहां पर। ठीक है, चक्रपाणी जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी? हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए, ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ख्याल रखने के लिए गाले बहुत अच्छा है ये ख्याल। दिल बहला लीजिए, कुछ होना नहीं है। मान के चलिए, ये है ना जो सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रही हैं ईरान में जो तबाही हुई है वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है। अब आते तख्ता पलट की। यहां पे मैं मौलाना साहब से कुछ हद तक बात मानता हूं मैं उनकी, कि तख्ता पलट के लिए 2 चीजों की बहुत सख्त जरूरत होती है। नंबर 1, एक और चेहरा जिसके आसपास लोग है ना मिलके उसको खड़ा कर सके और उसको बनाए कि हाँ साहब ये है हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर, अगला प्रेसिडेंट। ये आज की तारीख में ईरान में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या ये कभी नहीं होगा? ये तो असंभव है। दूसरी बात आती है बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये कभी ना भूलिएगा कि मोसाद ने तेहरान के अंदर फैक्ट्री बना रखी थी जहां पे वो ड्रोन बना रहा था। तेहरान के अंदर से ड्रोन मारे हैं उसने तेहरान के अंदर। अब आप ये बताइए, ईरान को खबर ही नहीं थी इसके बारे में। तो ये मान के चलिए कि इजराइल का, मोसाद का ईरान के अंदर बहुत तगड़ा तो ये है हाथ, वो कर सकते हैं बहुत बहुत कुछ। ये मैं मानता हूं कि रजा पहलवी के जो पोते हैं ये वापस अगर आएंगे तो इनको है ना इतना आसान नहीं होगा। वो और सही भाई, ये बात भी सही बोल रहे हैं शहाबुद्दीन साहब कि अभी उनकी उतनी पैठ नहीं है, लेकिन अंदरूनी जो है जब ऊपर से कोई सहायता आती है तो चीज़ें बदल जाती हैं, बदलते टाइम नहीं लगता। मौलाना साहब, मैं एक चीज़ और, हमारे पास प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए समय भी हो चला, मैं एक चीज़ बोलूँ, यहाँ जो भारत का जो मुसलमान है, भारत का मुसलमान क्यों ईरान के साथ खड़ा हो जाता है?
देखिए, भारत के जो मुसलमान हैं, चाहे सही सवाल। सुन्नी हो, शिया हो या सूफी विचारधारा के लोग हों, वो जाहिर बात है कि एक न एक दूसरे के साथ में जो एक इस्लामी रिश्ता है, उस रिश्ते के नाते वो खड़े रहते हैं। कोई भी हो, जैसे अभी गजा का मामला चल रहे हैं, 1.5 साल हो गए, 2.25 साल हो गए, जंग हो रही है, तो गजा के मुसलमानों के साथ भी हमदर्दियां हैं। जहां भी जुल्म ज्यादती होगी, उस जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो है वो लोग खड़े होते हैं। कहीं भी हो, कोई भी सूरत हाल हो, बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ जो एक- जुल्म ज्यादतियां हुई उसके साथ तो नहीं खड़ा हुआ यहाँ का मुसलमान। नहीं, आपने देखा होगा बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ ज्यादतियां हुई, वहां मंदिर तोड़े गए, दुर्गा के पंडालों में आग लगाया गया, तो ये तमाम चीजें जो है बांग्लादेश में हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़ा था और एहतजाज कर कभी रहा नहीं था, दिखा सर, जगह मुझे तो जगह कहीं नहीं एहतजाज दिखा, हुए, मुझे तो कहीं नहीं लिखे गए, दिखा, सब मुझे कुछ तो वहां पर विरोध करते ही दिखे लोग। पुष्कल जी और चक्रपाणी जी दोनों इस पर बात करना चाह रहे हैं। पुष्कल जी। जी, मैं मौलाना साहब आपने बड़ा ईमानदारी से बताया, ये बात मैं इसकी दाद देता हूँ कि मुसलमान होने के नाते आप साथ खड़े हैं। और ये भी बात सही है कि आप कुरान और पूरे इस्लामिक इल्म के जानकार हैं। तो मैं सबको और लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है कि जुल्म की एक परिभाषा, डेफिनीशन है इस्लाम में। तो जुल्म को आप ये ना समझें कि जुल्म जो आप अत्याचार देखते हैं वो उसका ट्रांसलेशन नहीं है। जुल्म का मतलब ये है कि जो कुरानिक और जो हदीसों के हिसाब से जो जुल्म है, तो उसके साथ खड़े हैं। वो बात उन्होंने सही कही, इस्लामिक उम्मा साथ खड़ी है। लेकिन मौलाना साहब, भारत का मुसलमान, आज आप भी उसको समझाइए कि पूरी दुनिया को देखे कि पूरी दुनिया के मुसलमान मैं नहीं सुधीर खड़े जी हो के पास गए। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जी जी। नहीं, बात पूरी करें अपनी पुष्कल जी। जी जी, पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं खड़े हैं आज उनके साथ। मैंने बताया शिया सुन्नी देश नहीं खड़े हैं। भारत का मुसलमान ठीक है, एक सिंपैथी है, हम भी चाहते हैं कि वहां पर ना शिया भाई हमारे ना खत्म हो, कोई भी खत्म ना हो, अमन रहे। लेकिन उस लिहाज से जिस तरह हम भारत में देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल, ये गलत है, ये गलत है। इससे संदेश जो है वो सही नहीं जा रहा। सुधीर सिंह जी बोल रहे हैं जी। सुधीर सिंह जी, सुधीर जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सुधीर जी की आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं मुकेश जी से ये बात करना चाह रहा हूं कि ये जो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट है ना, ये अपने आप में एक इमेजिनेशन है। कहीं कोई उम्मा नहीं है। अगर उम्मा होता तो ईरान में जो आसपास के देश, अरब देश हैं, वो तो कम से कम ईरान के साथ खड़ा रहते। टर्की जितना बड़ा पहलवान है और पूरे दुनिया में टाल ठोंकता है कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा झंडा ढोने वाला है, टर्की क्या भूमिका, अर्दोगान किस बिल में बिल्कुल, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो ये कोई कुछ नहीं है। ये सारे खिलाड़ी जो मध्य पूर्व के हैं, ये चाहते हैं कि ईरान जल्दी से बर्बाद हो जाए। जो सुपरमेसी सऊदी अरबिया चाहता हमारा हो जाए, टर्की चाहता हमारा हो जाए। बिल्कुल, मतलब कह एक तरीके से ईरान जो है, साहब जो है बिल्कुल बहुत शरीफ आदमी है। वहां अंदर की राजनीति को उनको देखना होगा कि आखिर सियाओं का कत्लेआम सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में और जगहों पर क्यों होता है, अगर इस्लामिक उम्मा का कंसेप्ट। बिल्कुल। और एक चीज सुधीर जी आपने बहुत अच्छी कही, सब थियरी की बात है। बिल्कुल सुधीर जी, एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि ईरान जो है वो डिप्लोमेसी नहीं जानता है, इसलिए जो माहौल अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बन रहा है, उसका किस तरीके से अपने हित में इस्तेमाल करें ये भी वो नहीं जानता, और इसीलिए शायद जो है वो चीज़ें उनको झेलनी पड़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कल द्विवेदी जी आपको, सुधीर सिंह जी आपका, सुदर्शन चक्रपाणी जी आपका और मौलाना शहाबुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बातें चल रही है कि ईरान के साथ दोस्ती का दम भरने वाले मुनीर और पाकिस्तान जो है उसकी इमेज जो है एक गद्दार के रूप में आई है, और लोग कह रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के भीतर के लोग कह रहे हैं कि मुनीर ने जो है गद्दारी की है और इसकी सजा जो है वहाँ की जनता उसे देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।